गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 11 की बायोलॉजी की जो क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, इसमें हमारा थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, या हम कहीं अपनी बायोलॉजी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 8वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका क्या होती है और कोशिका की संरचना कैसी होती है, इसमें हम बात करें। कोशिका की हम के सिद्धांत के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। आज हम जो लेके चल रहे हैं कोशिका कला के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका कला को कोशिका झिल्ली कहते हैं या इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो कोशिका कला क्या होती है। जो कोशिका होती है उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कोशिका झिल्ली या कोशिका कला कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसके जो कोशिका का जो बाह्य वातावरण होता है उसको आंतरिक वातावरण से अलग करने का होता है, और कोशिका के अंदर उपस्थित सभी जो पदार्थ होते हैं उनको चारों तरफ से घेरे रखने का काम ये करती है। यदि हम इसकी बात करें कोशिका की, तो कोशिका कला जो है एक सजीव संरचना होती है, सजीव झिल्ली होती है। और इसके हम खोजकर्ता की बात यदि हम करते हैं तो प्लोब ने कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य कला नाम दिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। नेग्री और क्रावर ने इसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है। पहले मतलब पूछ सकते हैं तुमसे कि जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, तो प्लोब ने दिया था। कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन की बात करें तो कोशिका झिल्ली किन किन से मिलकर बनी होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कोशिका झिल्ली जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसमें 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, पहले हम बात करते हैं लिपिड या वसा होती है, दूसरी प्रोटीन होती है, तीसरी कार्बोहाइड्रेट होती है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर, तीनों रसायनों से मिलकर कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। यदि हम बात करें लिपिड और वसा की, सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली में जो लिपिड की मात्रा होती है वो 20 से 79% होती है। इसमें पूछ सकते हैं तुमसे कि मुख्य रूप से कौन कौन सी लिपिड इसमें हो सकती है, तो फॉस्फोलिपिड हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और ग्लैक्टोलिपिड। तो मतलब फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लैक्टोलिपिड ये होती है, ये कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से पाई जाती है। इनमें भी हम देखें, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो लिपिड होती है इनमें जो पाई जाती है वो पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। और ये फॉस्फोलिपिड होती है, ये उभय संवेदी प्रकृति की होती है। इनके एक सिरे पर विद्युत आवेश पाया जाता है। जो यह सिरा जो होता है जिस पर विद्युत आवेश पाया जाता है ये जल रागी या जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक होता है, और दूसरा होता है ये जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होता है। ध्यान रखना, जो जल रागी होता है, जल स्नेही होता है, वो जल से उसके साथ जुड़ सकता है, और जल विरागी होता है वो उसका जल का विरोध करता है। तो उभय संवेदी का मतलब है ये हाइड्रोफोबिक भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी होती है लिपिड। यदि हम आगे दूसरी पार्ट की बात करें तो इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है, देखो इसमें मात्रा तुम थोड़ा ध्यान देना हल्का सा, कि ये 20 से 79% पाई जाती है जो लिपिड होती है। प्रोटीन इसमें होती है वो 15 से 20% इसमें पाई जाती है। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो कोशिका झिल्ली को यांत्रिक संबल सहारा प्रदान करना होता है इसका, और ये वाहक की तरह यहाँ पर कार्य करती है। सिंगर एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कोशिका झिल्ली में बताया कि प्रोटीन 2 प्रकार से व्यवस्थित रहती है। एक तो होती है परिधीय प्रोटीन, और एक परिधीय प्रोटीन को बाह्य प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरी होती है समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन होती है। दोनों यदि हम प्रोटीन की बात करें तो परिधीय प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन होती है, ये कोशिका कला के बाहर, जैसे कोशिका कला होती है इसके बाहर स्थित होती है। इसको आसानी से हटा सकते हैं हम, जल में घुलनशील होती है, एंजाइमों द्वारा ये पृथक हो सकती है। जो समाकल या आंतरिक प्रोटीन होती है वो कोशिका झिल्ली के अंदर इस प्रकार से अंदर धसी हुई होती है, या तो आंशिक रूप से धसी होती है या जैसे पूर्णतः धसी होती है। इनके जो ध्रुवीय सिरे होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक जो भाग होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, कला से बाहर निकले रहते हैं, और अध्रुवीय सिरे होते हैं वो अंदर होते हैं। आगे हम इसकी संरचना भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखें और जो समाकल प्रोटीन होती है आसानी से पृथक नहीं कर सकते एंजाइमों के द्वारा क्योंकि अंदर धसी रहती है। अब एक बात और है यहाँ पर, समाकल प्रोटीन कुल प्रोटीन का लगभग 70% भाग होती है जो अंदर उपस्थित होती है, और 30% भाग होता है वो परिधीय प्रोटीन के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। यदि आगे हम इसकी बात करें तीसरा जो इसमें घटक पाया जाता है रासायनिक संगठन में, पहले हमने लिपिड पढ़ा था,
दूसरा हमने प्रोटीन देखा। तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे कम मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे अधिक मात्रा में लिपिड होती है। लिपिड में भी फास्फोलिपिड सबसे अधिक होती है। मात्राएं हम इसमें देख रहे हैं कितने कितने परसेंट पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट में हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट लगभग 5% ही इनमें पाया जाता है। और इनमें भी जो मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हेक्सोज शर्करा के रूप में, हेक्सो एमीन एमीन शर्करा के रूप में या फ्यूकोज शर्करा के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन से जुड़ी होती हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने कोशिका कला की संरचना को समझने के लिए अलग अलग मॉडल दिए हैं। इन मॉडलों को हम आगे डिस्कस करेंगे। हम पहले एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें जो लिपिड होती है वो 20 से 79% मुख्य लिपिड होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें लिपिड दोनों उभय संवेदी प्रकृति की होती है। हाइड्रोफिलिक सिरा बाहर होता है, हाइड्रोफोबिक सिरा अंदर होता है। आगे हम बात कर रहे थे प्रोटीन। तो प्रोटीन में दो प्रकार की प्रोटीन होती है, परिधीय प्रोटीन, समाकल प्रोटीन। पूछ सकते हैं प्रोटीन की मात्रा 15 to 20% इसमें होती है। दूसरा हम बात करें परिधीय प्रोटीन को आसानी से पृथक कर सकते हैं एंजाइम के द्वारा, वो परिधि पर पाई जाती है, बाहर होती है। और जो समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन होती है वो अंदर पूर्णतः दसी होती है या आंशिक रूप से दसी होती है। इसे एंजाइमों द्वारा आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हमने बात कर ली है, हेक्सोज, हेक्सोएमीन और फ्यूकेज जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से पाया जाता है जो प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। आगे हम प्रोटीन की संरचना से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखें हम अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग कोशिका मॉडल दिए हैं, अलग अलग मॉडल दिए हैं उनकी संरचना को समझाने के लिए। तो हम कुछ मॉडल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं शॉर्ट में। एक तो होता है ओवर्टन मॉडल। ओवर्टन नामक वैज्ञानिक ने ओवर्टन का मॉडल दिया। इन्होंने बताया कि कोशिका जो कला होती है, कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। ये किसकी बनी होती है? एक लिपिड की परत की पतली परत के रूप में बनी होती है ये। लेकिन ये बाद में एमान ने कर दिया। इसके बाद सैंडविच मॉडल आया। सैंडविच मॉडल जो दिया था डेवसन व डेनेली ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सैंडविच मॉडल किसने दिया, तो डेवसन व डेनेली ने दिया। इनके अनुसार दो प्रोटीन परत होती हैं उनके बीच में, ऐसे दो प्रोटीन परत होती हैं उनके बीच में एक क्या होती है? द्विआण्विक लिपिड होती है। तो मतलब सैंडविच बन जाता है, बाहर प्रोटीन होती है और अंदर क्या होती है? लिपिड होती है। इसे एक कला परिकल्पना भी कहते हैं। फिर एकल कला मॉडल आया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार इसमें आया हुआ है। ये पूछा जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई कला। इकाई कला को इंग्लिश में यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इकाई कला अवधारणा भी कहते हैं एकल कला मॉडल को। और ये दिया था रॉबर्टसन ने। तो क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि एकल कला मॉडल या यूनिट मॉडल है वो किसने दिया? तो किसने दिया था? वो रॉबर्टसन ने दिया था। और इसके अनुसार जो इकाई कला होती है वो त्रिस्तरीय होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके तीसरे मॉडल पर, जिसको तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं, फ्लूइड मॉडल मोज़ेक कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल दिया था किसने? सिंगर और निकलसन ने दिया था। यह अन्य मॉडलों की तुलना में बहुत विस्तृत है, महत्वपूर्ण है। आजकल मान्य मॉडल भी यही है। इनके अनुसार लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के हिम होते हैं। मतलब लिपिड होती हैं चार। लिपिड का जो समुद्र है एक तरह से लिपिड मात्रा में पाई जाती है। इनके बीच बीच में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो कोशिका होती है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान रखना किस किस की बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। लेकिन लिपिड ये कहता है इसमें अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। और इसमें जो प्रोटीन है वो दो तरह से स्थित होती है, समाकल प्रोटीन के रूप में, अंदर आंशिक रूप से दसी होती है या पूर्ण दसी हो सकती है। और जो परिधीय प्रोटीन होती है वो परिधि पर पाई जाती है। यदि हम बात करें लिपिड दो स्तरों में स्थित होती है, जैसे देख रहे हो तुम बाहर, एक स्तर ये हो गया और एक स्तर ये हो गया। डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है। इसमें जो जल ध्रुवीय सिरा होता है, जल रागी सिरा होता है, उसके सिरे बाहर की ओर होते हैं लिपिड के। और जल विरागी या अध्रुवीय सिरा होता है वो अंदर की ओर इसमें होता है। इस प्रकार की संरचना हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो लिपिड के अणु तीन प्रगति कर सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लिपिड के अणु तीन प्रगति कर सकते हैं: अंत्य आणविक गति, अपने अक्ष पर गति, एक दूसरे स्तर में गति। ठीक है, इस प्रकार तीन प्रकार की गतियाँ यहाँ पर इसमें पाई जा सकती है लिपिड के अणुओं में। यदि हम आगे बात करें, लिपिड के दोनों स्तरों के बीच में प्रोटीन की परत व्यवस्थित होती है यहाँ पर, जिसमें समाकल प्रोटीन 70%, परिधीय प्रोटीन 30%। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोटीन जो होती है वो भी उभय संवेदी प्रकृति की होती है, उसका भी जल विरागी सिरा बाहर होता है
और लिपिड इस तरह से बाहर निकला होता है और जल विरागी सिरा होता है वो अंदर की ओर स्थित होता है। प्रोटीन के बाह्य स्तर पर शर्करा के कुछ अणु, ये भी ग्लाइकोलेक्स भी होता है। ग्लाइकोलेक्स क्या होता है? शर्करा अणु है ना, वो इस प्रकार श्रृंखला के रूप में प्रोटीन के ऊपर एक चेन के रूप में पाए जाते हैं, इसे ग्लाइकोलेक्स कहते हैं। ग्लाइकोलेक्स का कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन आप पूछ जा सकता है। ग्लाइकोलेक्स का कार्य क्या होता है? ग्लाइकोलेक्स का जो कार्य होता है वो जीव द्रव्य की सुरक्षा करना, पारगम्यता और विसरण को प्रभावित करता है। कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, दो रूप में विभाजित होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे माइक्रोविलाई के रूप में, जो कि आंत्र में पाई जाती है। जो त्वचा होती है उसके ऊपर इस प्रकार से माइक्रोविलाई के रूप में पाई जाती है। ये अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकले होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? अवशोषण की सतह को बढ़ाना होता है, जो आंत्र में पाई जाती है। डेस्मोसमस होते हैं। डेस्मोसमस क्या होते हैं? ये दो कोशिकाओं के बीच में इन कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य यहाँ पर करते हैं। जिस प्रकार हमने कोशिका की कला की संरचना पढ़ी है, उसके रूपांतरण पढ़े हैं, कल हम पढ़ेंगे कोशिका के कार्य और सक्रिय और निष्क्रिय विसरण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।